नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रांस 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली जीके के क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। HPU बीएड एंट्रांस 2022 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहां से जाके वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कल आपके बीएड एंट्रांस के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। आपका एग्ज़ाम 27 मई को कंडक्ट किया जा रहा है HP द्वारा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जीके के क्वेश्चन। आपको पता होगा कि जीके के क्वेश्चन आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वे थे आपके श्री कृष्ण चंद्र थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अगर आपसे हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो विद्या स्टोक्स होंगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो आपके श्री कृष्ण चंद्र थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि कालासर झील किस जिले में है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कालासर झील जो है वो आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कालासर झील आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 1755 मीटर इसकी हाइट है। कालासर झील की डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि गिरी नदी किसकी सहायक नदी है। तो गिरी नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो ये है आपकी यमुना की सहायक नदी है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। गिरी जो है वो आपकी यमुना की सहायक नदी है। जो गिरी नदी है वो आपकी कुपर चोटी जुब्बल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपकी कुपर चोटी जुब्बल से निकलती है। पोंटा के मोकामपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। तो गिरी जो आपकी यमुना की सहायक नदी है वो आपकी ऊपरकोटी जुब्बल से निकलती है और पोंटा के मोकामपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। गिरी यमुना नदी की सहायक नदी है। उसी तरह अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि युद्ध संग्रहालय बार मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। तो युद्ध संग्रहालय बार मेमोरियल आपका धर्मशाला में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है ये। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। युद्ध संग्रहालय बार मेमोरियल आपका धर्मशाला में है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि लिप्पा असरंग वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिप्पा असरंग वन्यजीव अभयारण्य जो है वो है आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लिप्पा असरंग वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है और जो इसका एरिया है वो आपका इसका जो एरिया है वो आपका 31 वर्ग किलोमीटर है। 31 स्क्वायर मीटर है किसका स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है किसका एरिया। ये है आपका लिप्पा असरंग वन्यजीव अभयारण्य जो है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। इसका एरिया आपका 31 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1962 में हुई थी। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? लिप्पा असरंग वन्यजीव अभयारण्य जो है उसकी स्थापना 1962 में हुई थी। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है ये। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि थिरोट परियोजना किस जिले में है। तो थिरोट परियोजना जो है वो है आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। थिरोट परियोजना जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। चिनाब नदी की सहायक नदी जो है वो आपकी थिरोट नाले के ऊपर ये परियोजना है। किसके? थिरोट नाले के ऊपर ये परियोजना बन रही है। कितनी की है इसकी कैपेसिटी? इसकी कैपेसिटी है आपकी 4.50 मेगावाट। ये इसकी कैपेसिटी है किसकी? थिरोट परियोजना की। और ये थिरोट नाले के ऊपर परियोजना बनी है। थिरोट नाला जो है वो आपकी किसकी सहायक नदी है? वो है आपकी चिनाब की सहायक नदी है। उसी तरह अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है। यहाँ पर लिखने में गलती होगी है, प्राचीन हिमाचल नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्राचीन हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्राचीन हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके LP पांडे है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। LP पांडे जो है वो आपके प्राचीन हिमालय पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि कौन हिमाचल प्रदेश में महर्षि के नाम से जाना जाता था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश में महर्षि के नाम से कौन जाना जाता था, तो ये जाने जाते थे निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक को हिमाचल प्रदेश में महर्षि के नाम से जाना जाता था। तो जो निकोलस रोरिक थे, उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 9 अक्टूबर 1874 को रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। कुल्लू में वो कितने साल रहे थे, वो कुल्लू में 20 वर्ष तक कुल्लू में रहे थे और उन्होंने हिमालय पर 7000 चित्र बनाए थे। कुल्लू में वो 20 वर्ष रहे थे और हिमालय पर उन्होंने 7000 चित्र बनाए थे। और नग्गर में रोरिक कला संग्रहालय भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि रोरिक कला संग्रहालय कहाँ पर है, तो वो आपका नग्गर में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन डिराइव हो जाते हैं कि नग्गर कला संग्रहालय कहाँ पर है। ये आपका रोरिक कला संग्रहालय कहाँ पर है, ये आपका नग्गर में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये पड़ता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। महर्षि के नाम से निकोलस रोरिक को जाना जाता था। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि लोहे को जंग लगने से उसका भार क्या होता है। तो जब लोहे को जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, जब लोहे को जंग लगता है तो उसका भार जो होता है वो बढ़ता है। क्या होता है, मतलब लोहे को जब जंग लगेगा तो क्या होगा, उसका जो भार होगा वो इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल। तो लेड पेंसिल जो होती है उसमें लेड की कितनी मात्रा होती है। तो लेड की कितनी मात्रा होती है, तो लेड पेंसिल में लेड की मात्रा आपकी 0% होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल इज 0%। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लेड पेंसिल में लेड की मात्रा 0% होती है। उसी तरह अगला प्रश्न है, संसद का सबसे छोटा सत्र कौन सा होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संसद का जो सबसे छोटा सत्र होता है वो आपका शीतकालीन सत्र होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि लंबा सत्र कौन सा होता है, तो वो होता है आपका बजट सत्र जो है वो सबसे लंबा सत्र होता है और सबसे छोटा आपका शीतकालीन सत्र होता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि किस संविधान संशोधन के जरिए वोट देने की जो आयु थी उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस संविधान संशोधन के जरिए वोट देने की जो आयु थी वो आपकी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये था आपका 61वां संशोधन था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 61वां संशोधन जो था उसके जरिए वोट देने की आयु आपकी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और ये कब हुआ था संशोधन, ये हुआ था 1989 में हुआ था 61वां संशोधन। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि किस पंचवर्षीय योजना को समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया था। तो ये 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसे समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था जनता पार्टी द्वारा की सरकार द्वारा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विधान परिषद होती है उसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, जो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल। तो आपको पता होगा कि भारत में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। वो किस किस स्टेट में है, वो है आपकी यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। केवल कुल 6 स्टेट्स हैं भारत की जहाँ पर विधान परिषद है। तो आपको मैंने बता दिया कि यूपी में आपकी 100 सीटें हैं, बिहार में 75 हैं, महाराष्ट्र में 78 हैं और कर्नाटक में 75 और आंध्र प्रदेश में 50 और तेलंगाना में 40 सीटें हैं किसकी, विधान परिषद में। तो आपसे पूछा जाए कि कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, वो आपका 6 वर्षों का होता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने 5 वर्ष नहीं करना है। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्ष का होता है और विधान परिषद का 6 वर्ष का। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि भाई आई एम एन एथिस्ट किसकी रचना है। तो भाई आई एम एन एथिस्ट किसकी रचना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सरदार भगत सिंह जो हैं, ये इनकी रचना थी। भाई आई एम एन एथिस्ट ये आपकी सरदार भगत सिंह की रचना थी। अगला क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसमें बोला गया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 3 फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 में 100 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी कौन है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3 फॉर्मेट
टेस्ट वनडे T20 में 100 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी कौन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका रॉस टेलर है। न्यूजीलैंड के ये खिलाड़ी हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में यानी कि टेस्ट, वनडे और T20 जो अंतर्राष्ट्रीय मैच थे उनमें 100 मैच खेलने वाले वो विश्व के पहले खिलाड़ी थे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ट्रिगवे ली जो थे वो यूएनओ के प्रथम महासचिव थे। नॉर्वे देश से वो संबंध रखते थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपकी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था ये किसने दिया था? ऑप्शन ए है आपका चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी सरदार भगत सिंह और ऑप्शन डी है आपका हसरत मोहानी। तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वो आपका हसरत मोहानी ने दिया था और सरदार भगत सिंह ने इसे क्या किया था? विख्यात किया था। तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वो आपका हसरत मोहानी ने दिया था। अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसमें बोला गया कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन आपका होगा वो होगा कतर में होगा। फुटबॉल से संबंध रखता है ये फीफा जो है, फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं। तो दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? ये कहते हैं आपकी गोदावरी को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार जो होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में जो कलिंग पुरस्कार है वो दिया जाता है। कौन देता है? यूनेस्को देता है। यूनेस्को जो है वो आपका कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में देता है। और कुल राशि कितनी देते हैं? इसमें देते हैं आपकी $40,000। $40,000 आपकी पुरस्कार में राशि दी जाती है। किसमें? ये दी जाती है आपकी कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस पुस्तक के लेखक कौन है। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस पुस्तक के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल बाय इट्स मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज। तो क्या होता है अनकंट्रोल? मतलब जो सेल्स होती हैं जिनकी जो मतलब ग्रोथ होती है वो मतलब कंट्रोल में नहीं होती, तो उसे क्या कहते हैं? तो कैंसर कहते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल बाय इट्स मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज कैंसर। तो कैंसर होता है आपका जो सेल होती है उनकी जो ग्रोथ होती है वो मतलब कंट्रोल नहीं होती है और मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, उनको ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है तो वो रुकती नहीं है, उसकी वजह से कैंसर होता है। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1985 में हुई थी। सार्क की स्थापना हुई थी। और सार्क में कुल कितने देश हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। सार्क में कुल आपके 8 देश हैं। कौन कौन से हैं? भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान। तो सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू में है। कुल इसमें 8 कंट्री हैं। और इसका काम क्या है, उद्देश्य क्या है, एम क्या है इसका? है कि दक्षिण एशिया में के देशों के बीच परस्पर आर्थिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक आदान प्रदान करना है। सार्क एशिया में सदस्य देशों के जो बीच में परस्पर आर्थिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक आदान प्रदान करना होता है सार्क का। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ये भी जनरल साइंस का है। pH स्टैंड फॉर। तो pH आपने सुना होगा कि ऐसे पूछते हैं कि pH वैल्यू कितनी है, ब्लड की कितनी है। तो pH की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि विभिन्न रियासतों का भारतीय संघ में विलय का श्रेय किसे जाता है। तो विभिन्न रियासतों का भारतीय संघ में विलय का श्रेय जो जाता है वो जाता है आपका लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि हैदराबाद जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हैदराबाद जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपका मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि द वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश पुस्तक किसने लिखी है? तो द वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश पुस्तक जो है वो आपकी जगमोहन बलोत्रा ने लिखी है। ऑप्शन बी ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका ए है गोवा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी सिक्किम। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपसे एरिया में सबसे कम एरिया वाला स्टेट पूछा जाए तो वो है आपकी गोवा है और जनसंख्या में आपका सिक्किम है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि थॉमस कप जो है उसका संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप जो है उसका संबंध आपका बैडमिंटन से है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो थॉमस कप जो है उसका संबंध बैडमिंटन से है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे HPU BEd एंट्रांस में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप BEd एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।